सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा ज्योग्राफी फाउंडेशन सीरीज़ का। सो लास्ट टाइम पे हमने अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ लिया था। हमने उसमें देखा था कि कैसे अर्थ का क्रस्ट, मेंटल, कोर अलग अलग फॉर्म्स में है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है। तो हमें आज जानना है कि हम उस पूरे नतीजे तक कैसे पहुंचे कि अर्थ का इंटीरियर किस तरह से है। तो पहले देखिए, डायरेक्ट तो हमारे पास कोई सोर्स इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। डायरेक्ट सोर्स के बारे में थोड़ा देखते हैं कि कैसे हमें डायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू मालूम चला। डायरेक्ट सोर्स क्या है अर्थ इंटीरियर के बारे में। तो जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो तो एक आता है कि गोल्ड माइंस हैं, कहाँ पे, अफ्रीका में, जो कि 3 से 4 किलोमीटर तक डीप है। देखिए, अर्थ के क्रस्ट से 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक जाना तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो अर्थ का जो इंटीरियर है वो हॉट होता रहता है, ठीक है ना। पर ऐसा कुछ डाटा है कि 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है टेम्परेचर। तो ऐसा डाटा हो तो आप सोच लीजिए 3-4 किलोमीटर के बाद कितनी गर्मी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इससे ज़्यादा जाना इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल साइंटिस्ट ने कुछ प्रोजेक्ट चलाए हैं, उनमें से एक है डीप ओशन ड्रिल और दूसरा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिल। ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए हैं और इनकी वजह से अब तक हम लगभग 12 किलोमीटर तक अंदर हम जो भी हमें मटेरियल लाना था, कुछ भी वहाँ तक हमें जो नॉलेज इकट्ठा करना था वहाँ से डेप्थ से, वो हमने किया। और ये कहाँ पे चल रहा है, ये जो डीप ओशन ड्रिल है, ये है कोला इन आर्कटिक ओशन। तो कोला एक जगह है आर्कटिक ओशन में, वहां पे ये 12 किलोमीटर तक डेप्थ में गए हैं और वहां से आपने जो भी स्टडी करनी थी वो किया हुआ है। अब इसके बाद एक और सोर्स होता है वोल्केनोज के द्वारा, ठीक है ना। वोल्केनोज जो लावा बाहर निकलता है, उसको स्टडी करके भी हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेस। तो डायरेक्ट सोर्सेज में भाई एक तो खदान है जो गोल्ड माइंस है साउथ अफ्रीका में, एक तो वो है, और डीप ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट चल रहे हैं साइंटिस्ट के द्वारा, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलाए जा रहे हैं। कहाँ पे, कोला आर्कटिक ओशन है, तो वहाँ पे ये चल रहा है। और अभी जो है वो 12 किलोमीटर तक अंदर चले गए हैं। तो अभी एक और जो सोर्स सामने है वो है वॉल्केनिक एरप्शन से जो लावा निकलता है, उसको स्टडी करके हम ये कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज पे। सो इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमारे पास सबसे पहला जो आता है और एक ही मेजर है वो है अर्थक्वेक स्टडी। अर्थक्वेक को स्टडी करके हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पुख्ता जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब उसको देख लीजिए। सो ये डायग्राम्स है, इनका काम बाद में आएगा, अभी देखते हैं इसको। सो क्या होता है, जब भी भूकंप आता है तो यहाँ पे भी अर्थ के इंटीरियर के अंदर आया तो उसका एक पार्ट अर्थ के ऊपर एक वेव लेके आता है, ठीक है। अब सपोज करो अर्थ का इंटीरियर है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाना नहीं होगा, सपोज करो ये है, ये कोई अर्थ के क्रस्ट में हलचल हुई, ठीक है ना। अब अर्थ के एक आता कैसे है उसको थोड़ा देख लीजिए। अगर कोई फॉल्ट होता है, फॉल्ट मीन्स दरार, ठीक है ना। अर्थ के क्रस्ट में कोई ना कोई ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा जगह होगी जहां पे कोई गैप रह गया हो गया, और जब 2 प्लेटें टकराती हैं या कुछ ऐसा हो तो फॉल्ट वो
और दरक जाता है, उसमें दरार और बड़ी हो जाती है, जब खिसक जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी वजह से एक ह्यूज एनर्जी का इम्पैक्ट आता है और उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो अर्थ के इंटीरियर में कहीं ना कहीं हुई होगी और उसका इम्पैक्ट ऊपर की तरफ जो अर्थ का क्रस्ट है वहां पे मालूम चलता है। अब ये जो इंटीरियर का पॉइंट होता है, यहाँ पे क्रस्ट के अंदर हलचल हुई थी फॉल्ट में, उसको बोलते हैं फोकस या हाइपो सेंटर। इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोलते हैं, हाइपोसेंटर क्यों बोलते हैं? भाई यहाँ पे तो कोई इतना इंपैक्ट मालूम नहीं चलता, असली इंपैक्ट होता है इस अर्थक्वेक का, इनसाइड वाले का। ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं एपी सेंटर। जो असली मालूम चलता है कि अर्थक्वेक में हुआ क्या है, वो एपी सेंटर में मालूम चलता है। अब यहाँ पे एक और चीज जो बताने वाली है, तो जब अर्थक्वेक होता है तो दो तरह की वेव्स निकलती हैं, टू टाइप्स ऑफ वेव्स। पहली होती है बॉडी वेव और दूसरी होती है सरफेस वेव। ठीक है, ये नॉट डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है ना, ये कोई इतना नुकसान नहीं करती है, और ये करती है ह्यूज नुकसान। तो डिस्ट्रक्टिबल ये डिस्ट्रॉय करती है सरफेस वेव, और ये कोई इतना नुकसान करती नहीं। तो अब इनको देख लेते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव को। देखिए, जो पहली हमने लिखी है बॉडी वेव, वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी वेव और दूसरी होती है सेकेंडरी वेव। अब देखिए, प्राइमरी वेव क्या है? जब एपी सेंटर में कुछ हलचल हुई, जो सबसे पहले वेव कहीं पे नोटिस होती है वो होती है प्राइमरी वेव। ठीक है, ये समझ आ गई। अब प्राइमरी वेव की क्या खासियत है कि ये एक तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, और जो भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी इस प्राइमरी वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की? कि वो अलोंग द वेव ट्रेवल करती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जिस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ अलोंग द वेव ट्रेवल करती है, दैट इज मूवमेंट ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वेव इज सेम। ठीक है, तो ये हो गया भाई। तो लॉन्गिट्यूडिनल आपने कहीं ना कहीं साइंस में पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो ये प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडिनल होती है। तो आपको पता है कंप्रेशन और डिप्रेशन के जोन्स बनाती है, कंप्रेस करती है, ठीक है ना, और एलोंगेट होती है, तो वो वाले जोन्स बना के ये प्रोपगेट करती है। और ये इंटेंसिटी में सेकेंडरी वेव से ज्यादा होती है। ठीक है ना, इसकी इंटेंसिटी सेकेंडरी वेव से ज्यादा होती है। और दूसरी जो हमारे पास है सेकेंडरी वेव, वो नोटिस होती है, नोटिस्ड आफ्टर प्राइमरी वेव। भाई प्राइमरी वेव के बाद नोटिस होती है ये वाली वेव। तो सेकेंडरी वेव में क्या आ गया भाई? तो इंटेंसिटी लो होती है कंपैरेटिवली प्राइमरी वेव। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। अब कुछ खासियत है, अब यहां पे आ जाइए, जो मैंने ये डायग्राम रखी थी आपके लिए, यहां पे आ जाइए। अब खासियत क्या है, देखिए कैसे मालूम चलता है कि अर्थ के, भाई हम तो 12 किलोमीटर तक ही जा पाए थे अर्थ के अंदर, हमें कैसे मालूम चल गया भाई कोर में लिक्विड है, ठीक है ना, और जो है इनर मेंटल है वो भी सॉलिड है, तो कैसे मालूम चल गया? देखिए यहाँ पे
अब इन्होंने साइंटिस्ट ने स्टडी किया होगा कि जो प्राइमरी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल करती है, लेकिन जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। ये तीनों में ट्रैवल करती है, ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है वो है सिस्मोग्राफ, और इसको जो मेजर करने का यूनिट है वो है रेक्टर स्केल। तो उसी से हम मेजरमेंट करते हैं कितनी इंटेंसिटी है। लेकिन जब हम अर्थक्वेक को मेजर कर रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो वेव आती है वो आती है प्राइमरी वेव और उसके बाद सेकेंडरी वेव। अब ये देखा गया कि प्राइमरी वेव जो होती है वो तो तीनों मीडियम से ट्रैवल करती थी, और ये शैडो जोन बनाती है कहां पे, 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में, और दोनों तरफ। कहने का मतलब है जहां पे एपी सेंटर होता है वहां से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो ये अगर उसका 0 रखेंगे, ये नीचे एंगल बढ़ता बढ़ता जब 105 डिग्री होगा तो यहां से और 145 डिग्री के बीच में आपको कोई भी पी वेव नहीं मिलेगी, और दोनों तरफ। अब क्या हो गया, इसका मतलब इससे हमें यह अंदाजा मिला कि डिफरेंट मटेरियल में प्राइमरी वेव डिफरेंट स्पीड से चलती है, यह मालूम चल गया हमें। ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट, तो इसका मतलब मटेरियल में कहीं ना कहीं बीच में डेंसिटी का फर्क है। अब डेंसिटी का फर्क है, इसका मतलब कहीं पे सॉलिड है कहीं पे लिक्विड है। तो ये तो मालूम चल गया कहीं पे सॉलिड कहीं पे लिक्विड है। ठीक है। आप जब सेकेंडरी वेव को नोटिस किया तो हमारे पास जो शैडो जोन था 103 डिग्री के बाद हमें कोई भी सेकेंडरी वेव नहीं मिली। ठीक है। तो इसका मतलब जो आपको मालूम था कि सिर्फ सॉलिड तक ट्रैवल करता था, उसी हिसाब से वो मैथमेटिकली उन्होंने फिगर आउट किया कि जो कोर का जो आउटर पोर्शन था वो ये वाला जो पोर्शन था ये लिक्विड होगा, क्योंकि सेकेंडरी वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती है। तो ये वाला लिक्विड होगा, तभी इसमें से सेकेंडरी वेव नहीं गई, और जब इससे टकराई तो बाहर से निकल गई, और इसके बीच में तो जा ही नहीं सकती थी, इसलिए आउटर इनर कोर तक वो पहुंची ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पे हुआ, जब प्राइमरी वेव यहाँ से थी, जब ये लिक्विड में ट्रैवल किया तो इसने अपने आप को बेंड कर लिया, और बेंड होने की वजह से ये जो वाला पोर्शन था 105 से 145 यहाँ पे प्राइमरी वेव में ये शैडो रीजन बन गया। तो आपने दोनों ग्राफ को जब उन्होंने देखा होगा, दोनों के डाटा को कंपेयर किया होगा, तो उन्होंने एनालिसिस किया होगा कि भाई बीच में कोर में एक लिक्विड पार्ट है कोर का और एक सॉलिड पार्ट है। ठीक है। तो ये कंक्लूजन कहां से आया हमारे पास, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव को स्टडी करने के बाद। ठीक है। तो इसी के साथ शैडो रीजन बनता है, और अर्थक्वेक की मदद से हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में मालूम करते हैं। तो बॉडी वेव तो हो गया, लेकिन सबसे डिस्ट्रक्टिव जो होता है वो होती है सरफेस वेव। जब यही वेव ट्रैवल करके अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचती है, अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचती है, तो ये डिस्ट्रॉय कर देती है जो भी। तो सरफेस वेव मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ठीक है ना। सरफेस पे पहुंच के ये बाहरी तबाही करती है, और इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हुआ जिसमें हमने आज किया अर्थक्वेक को समझा, उसमें बॉडी वेव और सरफेस वेव को समझा। बॉडी वेव में दो टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस से ट्रैवल करती है, लेकिन सेकेंडरी हमारी सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती है, और इसी की वजह से ये शैडो रीजन कहां से कहां बनाता है, 105 से 145 तक, और ये 103 डिग्री से दोनों तरफ बनाता है। ठीक है ना। ये दोनों तरफ इस जोन में शैडो रीजन है, ये 103 से दूसरी तरफ 103 डिग्री पे शैडो जोन बनाता है, और इससे हमें मालूम चल गया कि कहीं ना कहीं आउटर कोर में लिक्विड है।
ठीक है, और इनर में सॉलिड। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू ऑल।